नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओरिएंट इलेक्ट्रिक स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कंज्यूमर गुड्स सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज इस स्टॉक के बारे में आपको तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। किसी भी इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये तीनों बातें बिल्कुल पता होनी चाहिए। अगर आपको ये तीनों बातें नहीं पता तो एक बड़ा आपको काफ़ी ज़्यादा सवालों के घेरे आपके सामने खड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये तीन चीज़ें पता है तो समझ लो आपने उस स्टॉक के बारे में 60 से लेके 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। उसके बाद आप एक निष्कर्ष तक पहुंच सकते हो भी आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न बिल्कुल पता होने चाहिए कि भाई उस स्टॉक ने आखिर पिछले सालों में क्या परफॉर्मेंस दी है। वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। एक आइडिया वहाँ से आपको मिल जाएगा, एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट हो सकती है, मैक्सिमम स्टॉक कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है, ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है जहाँ स्टॉक में बड़ी गिरावट हो सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है जहाँ पे स्टॉक में भर भर के रिटर्न आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो, स्टॉक में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो जाहिर सी बात है भाई आप होल्डिंग पैटर्न तो जरूर चेक करते हो। लेकिन मोस्टली इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं, भाई एफआईआई की होल्डिंग भी ठोक ठोक के भरी हुई है, डीआईआई की होल्डिंग भी ठोक ठोक के भरी है, तो भाई स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर लो, एक अच्छा खासा रिटर्न आप मार्केट से लेके चले जाओगे। तो भाई ऐसे तरीके से शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल भी चेक नहीं की जाती। शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करने का एक तरीका होता है, कुछ बारीकियां होता है जो मैं आपको बताता हूँ। देखो, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है तो समझ लो वहाँ पे प्रमोटर अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकलने के चक्कर में है, जिससे आपको स्टॉक में आने वाले टाइम में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मान लो किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, मान लो 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है, तो भाई वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनेगा या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक आपको भर भर के एक अच्छा खासा रिटर्न देने वाला है। ठीक है, अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है वो प्रमोटर ही होते हैं, जो कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं। देखा जाए तो प्रमोटर ही वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं। लेकिन देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में दो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी होती है, जिसमें हम एफआईआई और डीआईआई को शामिल करते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि भाई पब्लिक इन्वेस्टर्स ज़्यादा पैनिक होते हैं तो फिर आपको अपनी फंडामेंटल एनालिसिस स्किल को काफ़ी हद तक इंप्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स एफआईआई होता है। एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको भी उसकी एनालिसिस स्किल को उसकी एनालिसिस भी रखते हैं। देखा जाए तो वो पब्लिक इन्वेस्टर से हमेशा 2 कदम आगे चलते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेके हो या फिर मार्केट के एनालिसिस को। देखा जाए जब उनको पता चलता है भाई ग्लोबल मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हैं। जब वो बिकवाली करते हैं, बिकवाली करके निकल जाते हैं, तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स को पता चलता है भाई मार्केट में कोई बड़ी गिरावट होने वाली है। तब जाके पब्लिक इन्वेस्टर्स पैनिक होना स्टार्ट करते हैं और एक बड़ी गिरावट हमें, एक बड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है और एक बड़ी गिरावट मार्केट में जन्म लेती है। तो इसलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और एफआईआई और डीआईआई की होल्डिंग कम से कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे सबसे मेजर पॉइंट के बारे में। देखो, वो होता है कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। जब मैं आपको बोलूँगा कि भाई मुझे स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताओ, तो जाहिर सी बात है भाई आप या तो डेबिट फ्री या एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बताओगे कि भाई कंपनी डेबिट फ्री नहीं है या डेबिट फ्री है, या फिर जाहिर सी बात है आप कंपनी के स्टॉक के क्वार्टरली रिजल्ट चेक करोगे और आप मुझे बताओगे भैया इतना रिवेन्यू है, कंपनी तो प्रॉफिट में चल रही है। तो भाई फाइनेंशियल कंडीशन भी ऐसे चेक नहीं की जाती, फाइनेंशियल कंडीशन को भी चेक करने के कुछ अलग यहाँ पे क्राइटेरिया है। देखो, कोई भी कंपनी के इनकम के काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हो सकते हैं। कोई कंपनी मार्केट में एक्सपेंड करती है, कोई मार्केट में इंटरेस्ट बेस पे देती है, कोई म्यूचुअल फंड खरीदती है, कोई बॉन्ड वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, और तो ये सारे कंपनी के इनकम सोर्सेज हो सकते हैं और जब ये सारे इनकम सोर्सेज को मिला दिया जाता है तो एक रिवेन्यू जनरेट किया जाता है। ठीक है,
जिसको हम टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। लेकिन उसमें से जो सबसे मेजर पार्ट होता है वो होता है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। भाई कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अपने ऑपरेशनल एक्टिविटी है उससे कितना प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया। देखा जाए तो कंपनी के इंटरनल स्ट्रक्चर से, कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, कंपनी के स्टाफ, कंपनी के प्रोडक्ट और कंपनी की सर्विसेज से कंपनी ने अपने आप से कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, ना कि अदर इनकम सोर्स से जनरेट किया हुआ रेवेन्यू। दूसरा जो सबसे मेजर पॉइंट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट। देखो कुछ कंपनी ऐसी होती है जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाती या फिर उनके पास फंडिंग नहीं होती और उनका बिजनेस एक सीमित एरिया, एक सीमित दायरे तक आके सिमट जाता है। और काफ़ी ज़्यादा कंपनी ऐसी होती है जो अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड करती है डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो उन कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म तक स्कोप मिलता है और वहाँ पे एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलता है। तो हमेशा फाइनेंशियल कंडीशन में ये जरूर चेक करो कि भाई कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट मार्केट में कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो ये वो पॉइंट होते हैं जो किसी भी कंपनी के बारे में आपको फाइनेंशियल कंडीशंस की बिल्कुल सही जजमेंट आपको दे सकते हैं। साथ में कंपनी का रिजर्व कितना है ये भी आपको चेक करना चाहिए। मान लो आपने 2-3 साल जॉब करके 8-10 लाख रुपए सेविंग कर लिए, तो भाई आपका जो रिजर्व है वो कितना हो गया, 8-10 लाख रुपए हो गया, जिससे मैं कह सकता हूँ कि भाई आप फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रोंग हो, ठीक है। ये नहीं कि भाई आपकी सैलरी 40-50 हज़ार, लाख, 2 लाख, 3 लाख है, ठीक है। अब मान लो आपकी सैलरी लाख रुपए है और उसमें से आप 10-15 हज़ार रुपये बचा पाते हो, तो भाई उस लाख सैलरी का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो रिजर्व होता है वो मेन होता है कि भाई आप फाइनेंशियली किसने ज़्यादा मजबूत हो, ठीक है। तो देखा जाए तो कंपनी की ये 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशंस को डिस्क्राइब करते हैं। हालांकि और भी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये 3 पॉइंट तो आपको फाइनेंशियल कंडीशन में ज़रूर चेक करने चाहिए। तो तीनों पॉइंट को बारीकी से एक एक करके चेक करते हैं और देखते हैं थोड़ा सा ब्रीफ समरी के अंदर। तो अगर स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न बताऊं तो भाई देखो ये है स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न। देखा जाए तो भाई लाल ही लाल हो रहा है सब कुछ, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो। इतना ज़्यादा रेड है कि भाई कह नहीं सकते, ना ही ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल है और ना ही ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है। 5 साल होल्ड करोगे तो 16% की गिरावट दी है स्टॉक ने। किसी ने इसको 3 साल होल्ड किया है तो 34 या 35% की करीब गिरावट उस स्टॉक उसे देखने को मिली है स्टॉक में। शॉर्ट टर्म में तो इसकी हालत वैसे ही खराब है। तो आप देख सकते हो भाई पिछले 5 साल में स्टॉक ने क्या परफॉर्मेंस दी है। ये सारी रिजल्ट जो स्टॉक के पिछले 5 साल के जो परफॉर्मेंस है ये आप अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो या किसी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी आप जाके चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। तो भाई यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। यहाँ पे पिछले साल प्रमोटर की होल्डिंग 38.31% थी, जो इस साल भी 38.31% है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो जाता है भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कम है। तो जब भी प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम होती है तो भाई प्रमोटर तो भागने के चक्कर में वहाँ पे बोरिया बिस्तर बांध के निकलने के चक्कर में हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो दूसरा पॉइंट ये है कि भाई प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लगातार मेंटेन करके चल रहे हैं। मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल प्रमोटर की होल्डिंग में कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। तो इसका मतलब ये है कि भाई प्रमोटरों ने सोचा कि भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया, अब यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करने का टाइम है। अब यहाँ से या तो ऊपर ग्रो करेंगे या फिर थोड़े टाइम के बाद अगर मार्केट में अगर स्टॉक के अंदर कोई रिवेन्यू या कोई परफॉर्मेंस स्टॉक ने नहीं दी तो फिर वापस अपने उल्टी दिशा यहाँ से पकड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो 50% तो वैसे ही कम है। तो भाई मैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँगा नहीं, बाकी आपकी अपनी पर्सनल राय है। अगर बात करें स्टॉक में सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स के बारे में तो भाई DII की होल्डिंग पिछले साल 29.23% थी, जो इस साल यहाँ पे घट के 27.86% हो गई है। और अगर FII की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल यहाँ पे 0% थी और इस साल यहाँ पे 7.09% हो गई है। तो देखा जाए तो भाई मैंने आपको बताया था DII और FII की होल्डिंग पैटर्न अगर 10-15% को क्रॉस करता है तो वहाँ पे बड़ा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर वो होल्डिंग पैटर्न 25-30% को भी क्रॉस कर जाता है तो वहाँ पे बड़ी गिरावट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो भाई यहाँ पे दोनों की होल्डिंग अगर ऐड की जाए तो भाई यहाँ पे जो रेशियो बनता है वो 30-35% से ज़्यादा का बनता है। तो यहाँ पे आने वाले टाइम में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है।
अगर बात करें पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग के बारे में, तो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग पिछले साल 11.71% थी, जो इस साल 11.98% हुई है। अब आप सोच सकते हो भाई कितना ज़्यादा कितना कम यहाँ पे आपको एक फ्लैक्चुएशन लेवल देखने को मिला, चाहे वो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ हो या डिक्रीमेंट हुआ हो, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग में। लेकिन भाई FII की होल्डिंग में तो सीधा 0 से 7% हो गया। अब क्या पता ये 7 से 15 हो गया या फिर वापस 0 हो जाएगा। तो इतना बड़ा फ्लैक्चुएशन हमें DII और FI की डेटा के साथ देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इस स्टॉक के फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। देखते हैं भाई कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है। यहाँ पे जो डेटा मैं आपको दिखाऊंगा वो करोड़ों के अंदर आपको दिखाऊंगा। कंपनी के टोटल रेवेन्यू की बात करें तो भाई वो यहाँ पे 819 करोड़ है। अगर कंपनी के टोटल खर्चों की बात करें तो 756 करोड़ है। लेकिन अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो भाई वो यहाँ पे 61 करोड़ है। अब आप ये चीज़ देखना गौर से, देखो कंपनी ने टोटल रिवेन्यू तो जनरेट किया 819 का, लेकिन कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 61 करोड़ का। अब आप मुझे ये बताओ भाई, जब कंपनी ने अपने दम पे 61 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया है तो भाई बाकी जो यहाँ पे प्रॉफिट है ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया वो मैं बताता हूँ। ये आ गया अदर इनकम से, इंटरेस्ट से। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इनकम होती है कंपनी की जहाँ से ये रिवेन्यू जनरेट होकर आया है। लेकिन हमें कौन सा रिवेन्यू सबसे ज़्यादा मेजर रहता है कि इन्वेस्टर्स के लिए? कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो आपको बताएगा कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी क्या कुछ कर रही है। अब बात करते हैं स्टॉक के रिजर्व के बारे में। अगर इस कंपनी के रिजर्व की बात करें तो भाई कंपनी का रिजर्व यहाँ पे 618 करोड़ है, जो कि 2020 के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा इंक्रीमेंट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपना रिजर्व बढ़ाया है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी यहाँ पे डेबिट फ्री हमें देखने को मिलती है। अगर बात करें इस कंपनी के टोटल खर्चों की तो भाई कंपनी के टोटल खर्चे 2020 में 960 करोड़ थे, जो यहाँ पे बढ़ के 1451 करोड़ का कंपनी का टोटल खर्चा हो गया है, जो कि इसके रिजर्व को भी ओवरफ्लो कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये खर्चा कुछ भी मायने नहीं रखता। अब बात करें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट को, मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो भाई 2020 में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 21 में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, 22 में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, 23 में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। लेकिन 24 में आते आते इस स्टॉक ने मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए 37 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव पॉइंट मिलता है भाई, स्टॉक मार्केट में अपने आप को जो कंपनी है वो मार्केट में अपने बिजनेस को फैलाने की कोशिश कर रही है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, उसके लिए मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ओरिएंट इलेक्ट्रिक स्टॉक के बारे में। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, या फिर उस स्टॉक के ये तीनों पॉइंट आपको बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।